हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग कोई फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। विमीय संश्लेषण से कैसे हम लोग किसी सूत्र को व्युत्पन्न कर सकते हैं, किसी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। अगर हमें पता हो कोई फिजिकल क्वांटिटी किन्हीं और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंसी मालूम है, जैसे कि अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की बात करता हूं, वेलोसिटी, चलो स्पीड की बात करते हैं। वेलोसिटी के बारे में सीखना है आपने क्या है, लेकिन स्पीड सब जानते हो आप लोग। स्पीड क्या है हम लोग जानते हैं, जो स्पीड जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, चाल बोलते हैं, है ना। ये जो स्पीड चाल है किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। हमें पता है कि जो ये स्पीड जो एक फिजिकल क्वांटिटी है वो डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करती है। इसी तरीके से अगर हमें मालूम हो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन्हीं और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग उस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। आपने इससे पहले क्या क्या सीखा, आपने सीखा कि आप डायमेंशनल फार्मूला की हेल्प से ये भी चेक कर सकते थे कि कोई फार्मूला जो हमें गिवन फार्मूला है, दिया गया कोई सूत्र है, वो ट्रू है या नहीं है, वो राइट है या रॉन्ग है। ये भी आप डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू आप लोग उसको चेक कर सकते थे। और आपने ये भी सीखा कि डायमेंशनल फार्मूला की हेल्प से हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते थे। इस पर लेक्चर हो चुके हैं, कैसे किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को सीजीएस से एमकेएस से या एमकेएस से सीजीएस, है ना, सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी हमने सीखा। किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी हमने सीखा। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कैसे हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं इसी के साथ हमारा लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए। स्टूडेंट्स, अगर मान लेते हैं अभी एक फॉर्मूला मैं जो लिख रहा हूँ, अभी एक ऐसा फॉर्मूला लेते हैं जिससे आप सभी फैमिलियर हो, आप सबको फॉर्मूला पहले से पता है, लेकिन आप एक वक्त के लिए मान लो कि आपको ये फॉर्मूला नहीं मालूम। चलो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबने देखा है, 1/2 mv²। सर बार बार हर लेक्चर में आप ये फॉर्मूला लेते हो सर, कोई और फॉर्मूला आता है कि नहीं आता? और भी फॉर्मूले बहुत हैं, बहुत से फॉर्मूले हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम वो फॉर्मूले लें जो आपके लिए पहले से फैमिलियर है, जिसको आप पहले से जानते हो, ताकि समझना इजी रहे आपके लिए। एक आधा अच्छा क्वेश्चन भी ले लेंगे अपने। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। आपने 10th क्लास में पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। एक बार आप मान लो कि आपको इस फॉर्मूले की कोई नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्वेश्चन बनता है हमारा कि अगर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, इफ kinetic energy of a body depends upon velocity of object kinetic energy of a object depends upon velocity of object and mass of object। आप लोग जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, आप लोग पहले से फैमिलियर हो, जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², है ना। एक बार आप लोग ये सोचो, आपको पता ही नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट, देन डिराइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो एक बार सुन लें इसको। क्वेश्चन है हमारा, जो काइनेटिक एनर्जी है किसी ऑब्जेक्ट की, वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। जैसा कि आप लोग फॉर्मूले में जान रहे हो, फॉर्मूले से देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी किन किन बातों पे डिपेंड कर रही है, बॉडी की मास पे और बॉडी की वेलोसिटी पे।
पर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम पहले से, ये मान के चलो कि फॉर्मूला नहीं आता, ये फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। मतलब हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के वेग और वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग पर निर्भर करती है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न करो, देन डिराइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे आप समझे, आप देखें कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है, हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल टू द मास, प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। पर किस तरीके से, किस प्रकार डिपेंडेंसी है, किस तरीके से डिपेंड करती है, मास की स्क्वायर पे करती है या मास अपॉन में आएगा, मास की पावर जो माइनस में आने वाली है, या मास की पावर स्क्वायर आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी, 4 आएगी, क्या पावर आएगी मास की। तो अभी पता नहीं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है मास पे किस तरह डिपेंड कर रही है। जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ मास पे सिंगल पावर है और वेलोसिटी पे स्क्वायर है। मास की पावर कितनी है 1 और वेलोसिटी की पावर कितनी है 2। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि डिपेंडेंसी किस तरीके से। तो हम लोग क्या करते हैं, मास पे लिख लेते हैं A, मास को पावर दे देते हैं A, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो बॉडी की वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है, पावर दे देते हैं B, है ना। इसको पावर दे देते हैं B, वेलोसिटी की पावर दी हमने B और मास को पावर दी A। ये A और B क्यों लिखा स्टूडेंट, बात को समझो। हमें नहीं पता फॉर्मूला कैसे बनेगा, अगर हो सकता है फॉर्मूला कैसा भी होता, वेलोसिटी अपॉन में होती या वेलोसिटी के ऊपर क्यूब लगती, वेलोसिटी की पावर 3 होती, 4 होती, मास की पावर 1 होती, 2 होती, 3 होती, कुछ भी हो सकती थी। इसलिए हम लोगों ने m की पावर a लिखा, वेलोसिटी की पावर b लिखी। हमें नहीं पता कि डिपेंडेंसी किस तरीके से, किस तरह है डिपेंडेंसी काइनेटिक एनर्जी की। कोई बात नहीं, इन दोनों इक्वेशन को जब एक साथ लिखोगे आप तो क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू ma vb। ठीक है, अब ये जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटेगा स्टूडेंट्स, तब आएगा एक कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग नहीं फाइंड कर सकते बाय यूजिंग ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये कांस्टेंट जो यहाँ पर आप दिख रहे हो 1/2, ये 1/2 क्या है, एक कांस्टेंट है, हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम बात करें फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है ma। अगर आप ये फॉर्मूला डिराइव करते हो बाय डायमेंशनल एनालिसिस तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन इसके साथ जो कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। और किस खुशकिस्मती की बात ये है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमारा फॉर्मूला एग्जैक्ट डिराइव हो जाएगा। लेकिन कई बार साथ में कांस्टेंट भी आता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक स्टोक्स ने एक विस्कस फोर्स का फॉर्मूला दिया था, वो था 6 पाई, विस्कस फोर्स था, इसके बारे में आप पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, 6 पाई ईटा आर वी एक फॉर्मूला दिया था। तो यहाँ कांस्टेंट क्या है, ये जो 6 पाई दिख रहा है आपको, ये कांस्टेंट है। ये भी इस 6 पाई की वैल्यू भी हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। और अगर कुछ बातें बताऊं इसमें स्टूडेंट्स, कांस्टेंट अगर कोई नंबर कांस्टेंट नंबर है तो उसका फॉर्मूले में हम उसको डिराइव नहीं कर सकते, फॉर्मूले में उसका पता नहीं लगाया जा सकता। सेकंड थिंग, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई कॉस का फंक्शन है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, कॉस का, साइन का, टेन का, कोट का, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है साथ में फॉर्मूले में, तो उसको भी हम लोग पता नहीं लगा सकते। कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर है तो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, एक कांस्टेंट नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी के साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ गया, फॉर एग्जांपल cos 60 आ गया, तो cos 60 की वैल्यू तो एक कांस्टेंट नंबर ही होता है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है इसकी। तो अगर किसी फॉर्मूले में कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ गया, कोई त्रिकोणमितीय फलन आ गया, तो वो फॉर्मूले में डिराइव नहीं कर सकते। कोई लॉगरिथम फंक्शन आ गया, कोई लॉग का फंक्शन आ गया, तो लॉग का फंक्शन है तो हम लोग फॉर्मूले में डिराइव नहीं कर सकते। कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स आपने देखा होगा e की पावर -2x या e की पावर 2, ये कुछ भी ऐसा कोई फंक्शन आ गया, e की पावर 2, e भी एक कांस्टेंट 2.7 वैल्यू होती है e की। इसको भी सॉल्व करने के बाद क्या आने वाला है, एक कांस्टेंट नंबर आने वाला है, एक कांस्टेंट आने वाला है। तो ऐसा कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया
या लॉगेरिथम फंक्शन आ गया, अभी लॉग वगैरह के बारे में सीखोगे, नए नए 11th में आए हो, लॉग भी सीखोगे, लॉग क्या होता है सब समझ आएगा। कोई लॉगेरिथम फंक्शन आ गया या कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ गया, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, कोई कांस्टेंट नंबर हो गया, तो फॉर्मूले में डिराइव नहीं होगा, वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड होगा या फिर किसी और तरीके से। लेकिन बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट और लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। समझ रहे हो बात को? तो जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ एक कांस्टेंट हमने के लिया और आगे क्या लिखते हैं हम, वैसे ही MAVB। ये बात सबको पता होनी चाहिए, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, जब इक्वल का साइन लगाते हैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर, तो क्या लगता है, एक कांस्टेंट लगता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर ये फॉर्मूला ट्रू होगा, अगर हम जो फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं तो हमने जैसा पहले डिस्कस किया था, अगर कोई फॉर्मूला ट्रू है, अगर कोई फॉर्मूला ट्रू है तो दोनों तरफ के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे, ये हमने पहले डिस्कस किया था। तो बिल्कुल वही बात यहाँ लगेगी, अगर हम जो फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं अगर वो ट्रू होगा तो 101% उनके डायमेंशनल फॉर्मूले लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के बाएं व दाएं पक्ष के विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हो। देखो हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया था, एनर्जी जो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो एनर्जी का होता है। वर्क ही क्या है स्टूडेंट्स? एनर्जी है, ये समझ सकते हो। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता ही एनर्जी होती है। समझ रहे हो बात? तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो वर्क का होता है। इनकी यूनिट, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते हैं वर्क के और एनर्जी के। तो वर्क का क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्क का आप लोग जानते हो m1l² t-2, ये वर्क का होता है। तो ये इसका होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ये। और अगर ये हम जो फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं अगर वो ट्रू होगा तो दोनों तरफ के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक काम करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को मिटाने जा रहा हूं, ठीक है? बोर्ड पे से एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप। 1 2 3 ये क्वेश्चन मैं मिटाने जा रहा हूं। मैं यहाँ पे बोर्ड की, मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा बोर्ड की ज़रूरत है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को साफ कर दिया है। अब थोड़ा ध्यान दें आप लोग। अब स्टूडेंट्स दोनों तरफ के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे। आप लिख सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS एंड RHS विल बी इक्वल। तो अगर हम बात करें LHS के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स m1l2 t-2 और इक्वल के बाद में क्या है? KMAVB। K की वैल्यू तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते, ठीक है? K का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा भी नहीं। K क्या है? एक कांस्टेंट, और K कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो K को एक बार आपको यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला को डिस्कस कर रहे हैं। अगर फॉर्मूला ट्रू होगा दोनों तरफ का, हमारा जो फॉर्मूला बना है वो ट्रू अगर होगा तो दोनों तरफ के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे। तो यहाँ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एक तो क्या है? कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। आगे क्या है? मास का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है? सिर्फ m है ना, सिर्फ m। बाकी लिखना चाहो तो लिख सकते हो m1l0 t0, पर सिर्फ m लिखो, क्या दिक्कत है? m की पावर कितनी? मास की पावर कितनी है? a। मास की पावर कितनी ली अपनों ने? a। तो इस पूरे ब्रैकेट के बाहर आप लिख दो a। लिख दिया। अब बात करें वेलोसिटी की। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग कई दिनों से कर रहे हो, डायमेंशनल फॉर्मूले तो आपको पता होना चाहिए। LT-1 क्या होता है? LT-1, और इसकी वेलोसिटी की पावर कितनी है? b। तो इस पूरे ब्रैकेट के बाहर आप पावर लगा दो b। चाहो तो यहाँ लिख दो 1, चाहो तो यहाँ भी लिख दो 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करेंगे अब आप थोड़ा सा सॉल्व करें इसको। m1l² t-2, ये 1 से a मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया? ma, है ना? अब यहाँ देखो L1 1 से b को मल्टीप्लाई करोगे, 1 से अगर b को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? ये b इस पूरे ब्रैकेट के बाहर पावर है तो दोनों के लिए, L के लिए भी है, t के लिए भी है। तो b को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? b। t की पावर कितनी है? -1, तो -1 को b से मल्टीप्लाई करोगे तो -b।
अब आप क्या करो, दोनों तरफ के डायमेंशनल फॉर्मूला को कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे तो आपके ए और बी की वैल्यू निकल आएगी। बात समझ रहे हैं? ए और बी की वैल्यू निकल आएगी। अब स्टूडेंट्स आप लोग देखो, इधर हम लोग देख रहे हैं, इधर ए को देखो, ए किस पर है? मास पर। ए किस पर है? मास पर। अगर फॉर्मूला ट्रू है दोनों तरफ का तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होंगे? सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। अब यहां भी MLT की फॉर्म में फॉर्मूला है, यहां भी MLT की फॉर्म में फॉर्मूला है। अब आप पावर्स को कंपेयर कर लो जिससे आपके ए और बी की वैल्यू निकल आएंगी और फिर हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। बात को सुनो, अभी हमें नहीं पता कि ए क्या बी क्या, काइनेटिक एनर्जी किस प्रकार मास पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी किस तरह वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, वी डोंट नो। तो स्टूडेंट्स अगर हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ के डायमेंशनल फॉर्मूला अगर सेम है तो जो पावर्स होंगी वो भी सेम होनी चाहिए, है ना? क्योंकि फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला ट्रू है तो फॉर्मूला ट्रू है, दोनों तरफ के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे तो पावर भी सेम होंगी। यहां मास पर पावर कितनी है? 1, यहां मास पे पावर कितनी है? A। तो कंपेयर करोगे तो A इक्वल टू क्या निकल के आया? 1। और B भी बड़ा इजीली कंपेयर हो रहा है, चाहे आप यहां से कंपेयर कर लो L से या T से कंपेयर कर लो। L को देखो, यहां पे L पे पावर कितनी है? B, और यहां L पे पावर कितनी है? 2। तो A और B की दोनों की वैल्यू निकल के आ गई। A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2। ये जो आपने यहाँ जो लिखा था यही आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला है। यहाँ बस A और B की वैल्यू रख दो, आपका फॉर्मूला बन चुका है। आपने जो यहाँ लिखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू KMAVB, A और B की वैल्यू रखो। आप A और B की वैल्यू रखोगे तो आपको आपका फॉर्मूला मिल जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 रख सकते हो, इक्वेशन 1 मान लो, बाय पुटिंग A is equal to 1 and B is equal to 2 in equation 1। समीकरण 1 में A बराबर 1 और B बराबर 2 रखने पर रख दो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है? K M की पावर A है, तो M की पावर A की वैल्यू कितनी? 1। तो 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखो तो लिख दो, 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे क्या है? V, तो V की पावर कितनी है? B, और B की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये आ गया mv²। अब स्टूडेंट्स जो ये k है ये हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, ये एक्सपेरिमेंटली निकाली गई या किसी और तरीके से निकाली गई, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूले के थ्रू k को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। अगर बात करें एक्सपेरिमेंटली या किसी और तरीके से तो k की वैल्यू क्या थी? 1/2। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि k की वैल्यू आप बताओ, आपने फॉर्मूला बना दिया, ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है। k को तो फाइंड नहीं किया जा सकता डायमेंशनल फॉर्मूला के थ्रू, तो एक्सपेरिमेंटली लिख सकते हो आप या बाय एक्सपेरिमेंटली k इज इक्वल टू 1/2। अगर आपको पता है फॉर्मूला तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? हाफ, k की जगह क्या रखा? हाफ mv²। ये बन गया फॉर्मूला। स्टूडेंट्स बात समझ आई आपको? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब देखो mv², ये रहा, k की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, एक्सपेरिमेंटली किसी ने पता लगाई 1k इज इक्वल टू 1/2, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। बाकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने 10th क्लास के अंदर खुद भी डिराइव किया है, न्यूटन की सेकंड मोशन की सेकंड इक्वेशन से। जो न्यूटन ने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन दी थी, गति की समीकरण दी थी, तो हमने सेकंड इक्वेशन का यूज करके हम लोग कैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, हमने वहाँ 10th क्लास में सीखा है। पर अभी हमारा यहाँ जो कॉन्सेप्ट था कि फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है ये आपको मैंने क्लियर किया। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो जल्दी से, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। एक कंडीशन और है स्टूडेंट यहाँ पे, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे, सुनो मेरी बात, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 फिजिकल क्वांटिटी से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, जैसे यहाँ कितने पे कर रही थी काइनेटिक एनर्जी? सिर्फ 2 फिजिकल क्वांटिटी पे। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो हम लोग उसका फॉर्मूला भी डिराइव नहीं कर सकते। ये कुछ लिमिटेशंस हैं, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, कोई लॉगरिथम फंक्शन है तो उसको फाइंड नहीं कर सकते, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है तो उसको फाइंड नहीं कर सकते, कोई कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसको फाइंड नहीं कर सकते। समझ रहे हैं बात को? आई थिंक समझ रहे हो अच्छे से। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं।
एक क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो उसी पे लिखते हैं, स्टोक्स पे। अभी एक स्टोक फोर्स हमने लिखा, ठीक है, विस्कस फोर्स की बात चल रही थी, F = 6/η/RV, ठीक है। तो स्टोक ने कहा कि अगर किसी, पढ़ोगे आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे, जब फ्लूइड चैप्टर पढ़ोगे तब आएगा वहां पे, स्टोक ने क्या कहा कि अगर किसी लिक्विड में, किसी फ्लूइड में, फ्लूइड माने, फ्लूइड मीन्स सिर्फ लिक्विड से नहीं, फ्लूइड में हवा भी आती है, ठीक है, गैसेस भी फ्लूइड में आती है। तो जो चीज़ बहती है वो फ्लूइड है, हवा भी तो बहती है, पानी भी तो बहता है, ये फ्लूइड है, ठीक है। तो स्टोक ने कहा कि अगर किसी फ्लूइड में, किसी तरल में, अगर किसी भी पदार्थ की, किसी भी सब्सटेंस की बॉल को, गेंद को, ठीक है, अगर डुबाया जाए, छोड़ दिया जाए, मान लो एक पानी का ड्रम, पानी है, खूब बड़ा पानी की नदी है, उसमें मैं किसी कांच की, कोई मेरे पास कोई कांच की कंचा है, कोई कंचा खेले ना, कभी कंचे खेले? नहीं खेले, आपने नहीं खेले, हाँ, आपके टाइम में कंचे थोड़ा सा ओल्ड गेम हो गया, ओल्ड फैशन हो गया ये। तो कोई गेंद, कोई बॉल, कोई स्फेयर है, कोई गोलाकार ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, इजी रहता है इसलिए गोलाकार से पढ़ा हमने उस लॉ को। उस लॉ में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारे पास एक स्फेयर होगा, किसी भी मेटेलिक स्फेयर, मान लो कोई धातु का स्फेयर है या किसी भी सब्सटेंस का कोई स्फेयर है, कोई बॉल है तुम्हारे पास धातु की, किसी पदार्थ की, उसे फ्लूइड में गिराया गया, तो उस पर लगने वाली जो फोर्स है, विस्कस फोर्स, शान बल, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है? तो उसने कहा कि वो डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करेगा वो जो विस्कस फोर्स है हमारा, जो विस्कस फोर्स शान बल निर्भर करता है, डिपेंड करता है किन किन बातों पर? एक तो उस बॉल की रेडियस पर, उस गेंद की रेडियस पर, धातु की या किसी पदार्थ की, रेडियस मीन्स त्रिज्या, ऑब्जेक्ट की रेडियस पर, ऑब्जेक्ट रेडियस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देता हूं, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या रेडियस ऑफ बॉल कर दूं, बॉल, ठीक है, उस गेंद की त्रिज्या पर निर्भर करता है। सेकंड, वेलोसिटी ऑफ बॉल, उस गेंद के वेग पर। और एक और प्रॉपर्टी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको आप फ्लूइड में पढ़ोगे, आप क्या चीज़ है, ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोई बात नहीं, यहाँ एक बार आप सुन लो, सिर्फ इसका डायमेंशन फार्मूला वगैरह सब बता दूंगा मैं। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एक मिनट, विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, एक रेडियस है, एक क्या है, वेलोसिटी है, एक है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इन बातों पे डिपेंड करता है विस्कस फोर्स। तो इसको फाइंड किया जाए, इस फॉर्मूले को फाइंड किया जाए, फॉर्मूला क्या बनेगा? कोई बात नहीं, मैं आपको इनके डायमेंशनल फॉर्मूले बता देता हूं। रेडियस तो क्या है, रेडियस तो एक क्या है, लेंथ है। रेडियस के लिए क्या आ जाएगा, रेडियस तो लेंथ है, लंबाई के लिए क्या लिखते हो आप लोग, कैपिटल L लिखते हो। और हमारा जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो आप सभी जानते हो, वेलोसिटी के लिए क्या आता है, वेलोसिटी के लिए आता है स्टूडेंट्स LT-1। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फार्मूला होता है, वो होता है M1 L-1 T-1, M1 L-1 T-1, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। बस
अब कुछ बड़ा मैटर है नहीं, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बता दिया गया है, अब आपके लिए इजी है सारा मैटर, अब आप कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ पता नहीं थी तो कोई बात नहीं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो मालूम चल गया ना आपको। अगर हमें ये डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें इसको। तो विस्कस फोर्स डिपेंड करता है मास पे, सॉरी मास पे नहीं, मास नहीं लिखा हमने, क्या लिखा, रेडियस, रेडियस पे, रेडियस को पावर दे दो a। और विस्कस फोर्स किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, हमारा जो विस्कस फोर्स है डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, इसको पावर दे दी b। और विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करता है, श्यानता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को बोलते हैं श्यानता गुणांक, ईटा पे डिपेंड करता है, इसको पावर दे दी हमने c, इसको पावर दे दी हमने c। चलो अब स्टार्ट किया जाए, तो इसको आगे देखो, प्रपोर्शनल एक साथ लिखो सबको, आर ए वी बी ईटा की पावर c। आप जब ये प्रपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट ले लिया k आर ए वी बी ईटा c। ठीक है, ये हमने जब प्रपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो क्या आ गया, एक k आ गया। अब इसको सॉल्व करो। अब आपको पता है कि दोनों तरफ के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे, तो इस तरफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, MLT-2, पता है ना आप लोगों को, MLT-2। आगे देखो, रेडियस के लिए क्या आएगा, रेडियस तो क्या है, लेंथ है, रेडियस क्या है, k का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है नहीं, k क्या है, कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, r की पावर a, r क्या होती है, एक रेडियस, एक लंबाई है, लेंथ है, इसके लिए आ गया l। पावर कितनी है, पावर कितनी है l की, r की पावर कितनी है a, तो l की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे a। आगे क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या लिखते हो आप लोग, LT-1, पावर कितनी आ जाएगी b, क्योंकि पावर कितना लिख रखा है, v की पावर b, तो इस पूरे ब्रैकेट में पावर कितनी आ जाएगी b। अब आता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, इसके लिए क्या लिखोगे आप लोग, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो m1 L-1 T-1, और पावर कितनी आ गई इसकी c, पावर कितनी आ गई c। अब इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से l की पावर कितनी आ गई a, यहाँ से l क्या बन जाएगा, चलो एक ही कर लिखते हैं, l a बन गया एक, और यहाँ पे देखो पूरा एक साथ ही कर लो, यहाँ से l की पावर कितनी a, यहाँ से l की पावर कितनी बनेगी b, देखो l की पावर कितनी बनेगी b। चलो सॉल्व कर देता हूँ पूरा एक बार आपके लिए, l की पावर a बन गई, इसको जब सॉल्व करोगे तो b का दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों की पावर से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 1 है, 1 को b से मल्टीप्लाई करोगे lb है ना, t की पावर कितना, -1 से b को मल्टीप्लाई करोगे -b, इसको भी करो सॉल्व, ऐसे इसको सॉल्व कर लो, c का मल्टीप्लाई करो 1 से तो क्या बन गया m की पावर c, -1 को c से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का c, t की पावर -1 को c से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, माइनस का c। समझ आ रही मेरी बात। चलो अब इनको एक साथ करो, कंबाइन करो, यहाँ पे l की पावर कितनी है a, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, पावर जुड़ जाती है तो जोड़ते जाओ, यहाँ l की पावर a, यहाँ l की पावर b, तो a प्लस b, यहाँ पे l की पावर -c, तो साथ में लगा दो -c, जुड़ रही है ना पावर। आगे देखो, पहले एक काम करते हैं, पहले m को लिखते हैं, प्रोफेशनल तरीका क्या है, पहले m को लिखते हैं ना, m को, तो पहले m को लिखते हैं, m को, m की पावर चेक करो, यहाँ m की कोई पावर नहीं, यहाँ m की कोई पावर नहीं, सिर्फ यहाँ पे m की पावर है, तो m की पावर सिर्फ c है तो c लिखो। आगे लिखो l, l के लिए क्या आएगा, a प्लस b माइनस c, a प्लस b माइनस c। t की बात करते हैं, t की पावर कितनी है यहाँ पे -b, यहाँ कितनी -c, तो यहाँ क्या बन गया -b -c। बस अब हमने क्या करना है, बस कंपेयर करना है। अब कंपेयर कर दो, दोनों तरफ की पावर को कंपेयर कर लो, MLT-2, यहाँ पे m1 लिख लो, L1 लिख लो, एक ही बात है, 1 लिख लो। अब यहाँ से कंपेयर करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे m की पावर क्या है c, m की पावर क्या है c, और यहाँ m की पावर क्या है 1, तो देखो m, यहाँ पे m की पावर में c है, यहाँ पे m की पावर में 1 है, तो c क्या मिला हम लोगों को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को मिटाने जा रहा हूँ, अपने पास थोड़ा बोर्ड कम पड़ रहा है तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आप लोग दोबारा देखो इस चीज़ को,
तो C हमें क्या मिल गया, कंपेयर करने पे C मिल गया हमको, C मिल गया हमको 1 मिल गया। अब और चीज देखो, यहां से देखो, यहां पे 3 वेरिएबल है, यहां से भी नहीं निकाल सकेंगे क्योंकि अभी तक हमको सिर्फ C की वैल्यू मालूम है। तो यहां पे A और B और 2 वेरिएबल है, तो इसको छोड़ दो एक बार, इसको उठाओ, -b - c, t की पावर कितनी है, -b - c, और यहां t की पावर कितनी है, -2। यहां से b की वैल्यू निकाल लेंगे, देखो यहां t की पावर -2 है, यहां t की पावर कितनी है, -b - c, तो -b - c = -2। यहां से माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, b + c = -2। माइनस कॉमन लिया ना यहां से, इतना तो आता होगा ना, माइनस कॉमन कैसे लेंगे, देखो माइनस कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, b + c, दोबारा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, दोबारा ये क्या जाएगा, -b - c, माइनस से माइनस कट गया, b + c कितना आ गया, 2। c की वैल्यू पहले से आपके पास है, तो b + c की जगह क्या रखोगे, 1, क्योंकि c की वैल्यू पहले से आपके पास है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, ये 1 को वहां भेज दो, -1, b की वैल्यू कितनी आ गई, 1, b भी 1 आ गया, b भी क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1, b की वैल्यू भी 1 आ चुकी है हमारे पास। अब बात करें a की वैल्यू, तो इजीली निकाल सकते हैं, यहां देखो l की पावर कितनी है, a + b - c, a + b - c, यहां पे l की पावर कितनी है, 1, तो ये सारी चीजें 1 के बराबर होगी। अब वैल्यू पुट कर दो आप, a की वैल्यू मालूम नहीं, b की वैल्यू मालूम है, c की वैल्यू मालूम है, 1 से 1 गया, a कितना आया, a भी 1 निकल के आया, तो आपके पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। बस कुछ नहीं करना, यहां जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले में a और b और c की वैल्यू पुट करो, आपका काम हो गया। वैल्यू पुट कर दो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लो। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो फोर्स = क्या बन के आएगा हमारे पास, फोर्स = बनेगा k, ठीक है, k r v ईटा लिखा मैंने, r की पावर कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, 1, a b c तीनों 1 है, a की वैल्यू 1, तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं 1 को। वेलोसिटी की पावर b, तो वैल्यू b भी तो 1 है, तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। ईटा की पावर भी c है, c की वैल्यू भी 1 है, तो ये बन गया हमारा स्टूडेंट्स फॉर्मूला। समझ रहे हैं मेरी बात। और ये जो k है, जो k, इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई, जो कि वैल्यू निकल के आई 6 पाई, फिर फॉर्मूला जो बना वो बना 6 पाई ईटा आर वी। इस ईटा को मैंने आर से पहले लिख दिया, समझ आ रही बात, एक ही बात है, ऐसे लिखूं, ईटा को यहाँ लिख दिया 6 पाई ईटा आर वी, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। समझे स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसी तरह आप और फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो, ठीक है। चलो करके देखना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, घर से ट्राई करना है आपने। बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। मैं आपको बोलता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो डिपेंड करती है मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे और डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, गुरुत्वीय त्वरण। बोर्ड पे आ रहा नहीं है, चलो यहाँ लिखते हैं इसको। चलो पहले आप इसको समझ लो, समझ गए बात को। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के मास पर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर, गुरुत्वीय त्वरण। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो एक्सेलरेशन का होता है, LT-2, ठीक है। और डिपेंड करती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पे। तो बहुत ही फेमिलियर फॉर्मूला है आपके लिए, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करो आप लोग, ठीक है। एक प्रैक्टिस के लिए सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया आपको। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल थिंग। तो स्टूडेंट्स अब तक आपने क्या क्या सीखा, डायमेंशनल फॉर्मूले से हम लोग करेक्टनेस की चेक कर सकते हैं फॉर्मूले की, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को। एंड थर्ड, किसी भी हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। बट यहाँ कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस ये थी कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो वी कैन नॉट फाइंड द फार्मूला।
एंड कि अगर किसी फॉर्मूले में लॉगरिथमिक फंक्शन है या कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है या कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या कोई कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती बाय डायमेंशन एनालिसिस, वीएमईए संश्लेषण से। बस ये इतनी लिमिटेशंस है इसकी। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया, लेक्चर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।